Assalamualaikum, how are you? चलिए जी, सो वी वर ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स और आज बाय कंटेंट इस न्यूक्लियर फिजिक्स को हमने ख़त्म कर लेना है। इसके क्वेश्चंस की तरफ हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले रिव्यू करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के मास एंड एनर्जी पार्ट के ऊपर मौजूद थे। ठीक है, मास एंड एनर्जी के ऊपर हम मौजूद थे और हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं दे आर कंबाइंड, दे आर इन कांटेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है जी। नाउ दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस are not even only the not only they have combined the nucleons, बल्कि उन्होंने एक एनर्जी बढ़ा रखी हुई है न्यूट्रॉन्स की, न्यूक्लियॉन्स की। ठीक है जी। अच्छा, पहला द पॉइंट वाज कि हमने कहा था कि सिंस दे आर कंबाइंड टुगेदर, ओके, since they are combined together, so in order to dismantle those nucleons into their separate particles, मतलब तमाम न्यूक्लियंस को अलग अलग सेपरेट करने के लिए मुझे चाहिए होगी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमने कहा था, हमने उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी का नाम दिया था। मेरा बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट या फिर डिसमेंटल द न्यूक्लियस इनटू इट्स सेपरेट न्यूक्लियस। अच्छा, इसको बाइंडिंग क्यों कह रहे हैं और डेफिनेशन में सेपरेशन क्यों आ रहा है, मैंने बताया था कि दिस एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब ये न्यूक्लियस जुड़ेगा, जब ये न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, जब ये न्यूक्लियॉन्स मिल करके एक न्यूक्लियस बनाएंगे, तो एग्जैक्टली यही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इसलिए इस एनर्जी का नाम बाइंडिंग एनर्जी है। तो टेक्निकली वी नीड टू डू अ वर्क और इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कीपिंग द न्यूक्लियॉन्स बाइंडेड, तभी इसका नाम बाइंडिंग एनर्जी है। अब दूसरी बात इस बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड वो हमने ये की थी कि जब हम बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं और लेट्स से कि उसको सेपरेट न्यूक्लियंस में लेकर के आ जाते हैं, तो हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम डिफरेंस इन मास एक्सपीरियंस करते हैं। वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हम वो ये कहते हैं कि जनाब जब एक न्यूक्लियस इटसेल्फ मौजूद था, मतलब तमाम न्यूक्लियंस कंबाइन थे, तो दे वर लाइटर। ठीक है, लेकिन जब हमने इनको एनर्जी प्रोवाइड कर दी और एनर्जी प्रोवाइड करके इनको लेट से डिफरेंट, अगर मैं कार्बन 12 की बात करूँ तो 12 न्यूक्लियंस में सेपरेट करके रख दिया था, तो उस सूरत में हमारे पास वो जो 12 न्यूक्लियंस थे वो हैवियर थे एज कम्पेयर टू दी न्यूक्लियस इटसेल्फ। प्रैक्टिकली सेम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं था, इस बात को समझाया मिस्टर आइंस्टाइन ने अपनी कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी थ्योरम से। उन्होंने ये कहा था कि जस्ट लाइक एवरी मास पोजेसेस एनर्जी, इसी तरह एवरी एनर्जी पोजेसेस मास। तो जब मैंने न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड की थी, तो वो जो एनर्जी थी वो पर न्यूक्लियन डिवाइड हुई थी, पर न्यूक्लियन का पोटेंशियल बढ़ गया था, एंड दैट पोटेंशियल हैड अ मास, जिसकी वजह से द सेपरेट न्यूक्लियंस वर हेवियर देन द इंडिविजुअल न्यूक्लियस। ठीक है, और उस एनर्जी या फिर उस मास का जो मैंने कहा था मैग्नीट्यूड है, या आपस में जो रिलेशन है, वो आइंस्टाइन की इस इक्वेशन E is equals to mc square, या रादर बेटर वर्जन del E is equals to del mc square। ये del m was the mass deficit या मास डिफेक्ट, जो कि आपके पास डिफरेंस इन मास था। ठीक है, दोनों चीज़ों के दरमियान, मतलब न्यूक्लियस एंड उसके न्यूक्लियॉन्स के दरमियान जो डिफरेंस इन मास था, वो डेल ई वाज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा था या फिर जो कि रिलीज हो रही थी, मतलब जिसको हमने बाइंडिंग एनर्जी का नाम दिया था, एंड सी वाज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी। अच्छा, हम लोगों ने फिर इसी मैथमेटिक्स से हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ कार्बन एटम ये करके देखी थी। लास्टली हमने देखा था बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ यू निकालने में। देखो, मास जो है ना वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ यू भी आ सकता है और इन टर्म्स ऑफ केजी भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास मास इन टर्म्स ऑफ केजी गिवन है और इन टर्म्स ऑफ यू इज एटॉमिक मास यूनिट विच इज इक्वल्स टू 1.66 10 माइनस 27। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ यू ओनली, तो शायद मैंने इसका एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी हमने करके देखा था। तो इन टर्म्स ऑफ यू मैंने कहा था कि 1 यू के बराबर अगर मास डिफेक्ट रहता है, तो 1 यू इन टर्म्स ऑफ केजी इज 1.66 10 माइनस 27 इंटू सी स्क्वायर, तो वो बना 1.49 10 इसको मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया था, इसका मतलब कि 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इन टर्म्स ऑफ यू लेट से कि मेरे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ यू लेट से 216 यू फॉर एग्जांपल। ठीक है,
मैंने इसको सीधा सीधा 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास डायरेक्टली एनर्जी आएगी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, आज इसके ऊपर क्वेश्चंस कुछ और करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी चीज़ जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कॉन्सेप्ट है? असल में मेजर कॉन्सेप्ट तो यही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब ये है कि देखें, अगर एक पर्टिकुलर एटम है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, उसको उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी मौजूद है, ठीक है ना, व्हाट्स द बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू इज, वो एक बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन द पॉइंट इज कि उस बाइंडिंग एनर्जी से कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को आपने अलग किया था। हो सकता है कि दो न्यूक्लियस मेरे पास मौजूद थे और दोनों को मैंने सेम अमाउंट ऑफ बाइंडिंग, मतलब दोनों की एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी थी। फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, एक न्यूक्लियस ए न्यूक्लियस बी, बोथ हैव द सेम इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो थे वो एक के अंदर 5 थे और एक के अंदर 10 थे, फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है कि जो लेट्स से कि न्यूक्लियस ए जो था, इट हैड 5 न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियस बी जो था इट हैड 10 न्यूक्लियंस। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी दोनों को दी गई। अब इसका मतलब ये है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके 10 न्यूक्लियॉन्स को अलग होने के लिए, लेकिन इसके 5 न्यूक्लियॉन्स को अलग होने के लिए। मतलब यही एनर्जी जो कि न्यूक्लियस बी के 10 न्यूक्लियॉन्स को अलग कर सकती है, न्यूक्लियस ए के 5 न्यूक्लियॉन्स इस ही एनर्जी से अलग हो रहा है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो होगी ए की 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 5। मतलब पर न्यूक्लियॉन जो एनर्जी मेरे पास खर्च हो रही है दैट इज 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बिल्कुल रैंडम वैल्यूज है। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस बी की बात करूंगा, तो न्यूक्लियस बी के अंदर पर न्यूक्लियॉन जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी 200 डिवाइड बाय 10, तो वो मेरे पास आंसर आंसर आता है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पर न्यूक्लियॉन 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर न्यूक्लियॉन 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूक्लियस ए जो है, मैं यूं कह सकता हूं कि न्यूक्लियस ए की जो बाइंडिंग फोर्सेस होंगी वो रिलेटिवली न्यूक्लियस बी से ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि सेम मतलब उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी। इसका एक न्यूक्लियन 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर कर रहा है, और बी का जो है वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर बाइंडेड स्ट्रांगली एज कंपेयर टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज मोर स्टेबल देन बी। ए जो है वो मोर स्टेबल है। कैसे पता चला मुझे ए इज मोर स्टेबल? क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा थी। तो बाइंडिंग एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने का अहम मकसद क्या था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने से हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का अंदाजा हो रहा था। तो पहले तो मैं बताऊं कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन पर है, पर न्यूक्लियन है क्या, हम उसको क्या लिखेंगे और फिर उसको निकाल क्यों रहे हैं। मैं लिखूंगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकालना सीखी, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स
इन ए न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा इस तरह के, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन, कार्बन 12, वो हमने कैलकुलेट की थी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यहाँ पे, एंड दैट वाज 89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो मैंने कहा 89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, इज 89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर मैं निकालूंगा इसी एनर्जी को पर न्यूक्लियन, तो ये हो जाएगा 89 डिवाइडेड बाय 12। ये आंसर भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही आएगा। तो मैंने कहा 89 डिवाइड बाय 12, 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये इसकी क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी डिफाइन कर रही है। तो इस पॉइंट को ऐड कर रहे हैं, मैंने कहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन determines the stability of a nucleus। अब ये वो वाली स्टेबिलिटी की बात हो रही है जिसको हम ओ लेवल से देखते हुए आ रहे हैं, कोई न्यूक्लियस स्टेबल है नहीं है, स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? स्टेबिलिटी से मुराद ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ज्यादा होना। अनस्टेबल से मुराद है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कम होना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो इसका मतलब है कि अनस्टेबल इन अ सेंस कि इट वुड रिक्वायर अ लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सेपरेट और ब्रेक दैट न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होना, स्टेबिलिटी ज्यादा होना, इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़ी बहुत एनर्जी से वो हिलेगा नहीं। इट वुड रिक्वायर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे चाहिए अगर मैं इसको तोड़ना या फिर इसको सेपरेट करना चाहूँ, तो इसका मतलब वो काफी ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे लार्जर द वैल्यू, larger the value of binding energy per nucleon is greater या higher would be the stability। ठीक है, अच्छा, अब इस स्टेबिलिटी का और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक रिलेशन है हमारे पास। वो हमने यहां से बना रखा हुआ है। ग्राफ को हम ले जाते हैं। चलिए, अगर मैं ओवरऑल जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, अगर मैं उनको उनकी स्टेबिलिटी को उनके न्यूक्लियर नंबर के अगेंस्ट प्लॉट करूं तो मेरे पास कुछ इस टाइप का एक ग्राफ बन रहा है। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियर नंबर ऑन द एक्स एक्सिस, फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होते हुए ये जा रहा है हाइड्रो टू हायर वैल्यू, और एक्स वाई एक्सिस के ऊपर मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बना रखा हुआ है। तो माइंड यू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा है, मतलब जो वैल्यूज़ ज़्यादा हायर वैल्यूज़ हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, एनी एलिमेंट विद न्यूक्लियर नंबर एन, ये वाला, इसकी स्टेबिलिटी या इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है। ठीक है,
अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस इज एन एलिमेंट ए फॉर एग्जाम्पल। अब एक दूसरा एलिमेंट होगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिलेटिवली कम है, तो मैं बोलूंगा बी इज लेस स्टेबल देन ए। और सिमिलरली एक तीसरा एलिमेंट जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए से ज़्यादा है तो ए वुड बी मोर स्टेबल। लेकिन अगर मैं लेस स्टेबल सॉरी, लेकिन अगर मैं इस ट्रेंड को देखूं तो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रेंड, और अभी इन पीक्स को भूल जाओ, और ये आपके पास इंक्रीज होती हैं एंड दे गेन्स अ पीक एट आयरन, और आयरन के बाद दोबारा ये डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो मैं यूँ समझ सकता हूँ कि द हाइएस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आयरन इज द वन विद द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आयरन आपके पास हुआ मोस्ट स्टेबल। ठीक है, एक चीज मेरी कंक्लूजन यहाँ से कि आयरन 56 हैज हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं हो रही, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात हो रही है। हो सकता है बाय मैग्नीट्यूड बाइंडिंग एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की हाइड्रोजन से ज्यादा हो, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो, पर न्यूक्लियन। हेंस आयरन is most stable element, most stable element in the entire periodic table। ठीक है जी। अब आयरन से पहले न्यूक्लियन नंबर जितना कम होता जाएगा आयरन से पहले, तो आपके पास स्टेबिलिटी उतनी डिक्रीज होती चली जाएगी। आयरन के बाद न्यूक्लियन नंबर जितना बढ़ता चला जाएगा आपके पास स्टेबिलिटी इतनी बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगेन एक एलिमेंट, एनी एलिमेंट जो कि यहाँ कहीं मौजूद है, उसकी स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है, लेकिन इसे ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो चुका है आपके पास कम, तो वो लेस स्टेबल होता चला जा रहा है। तो आयरन के बाद लेस स्टेबल होते चले जाएंगे, आयरन से पहले लेस स्टेबल थे, आयरन वाज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। अब अगर मैं बात करूं यूरेनियम वगैरह की, तो यूरेनियम अब शायद यहाँ से समझ में आएगा कि वाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल 82 एंड अबव में जाऊंगा तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो काफ़ी खासी कम होगी। ठीक है, अच्छा अब इस ग्राफ में कुछ अलग फीचर्स भी हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये हम एक ट्रेंड बना रहे हैं। हाइड्रोजन कुछ यहाँ मौजूद होता है हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा है अपने नेबरिंग मतलब हीलियम लिथियम वगैरह से स्लाइटली ज़्यादा है। ठीक है, तो टेक्निकली ग्राफ आपके पास लिथियम से ऐसे हीलियम से स्टार्ट होगा और ऐसे करके जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा ग्राफ के ट्रेंड में वी हैव पीक्स, पीक्स एट हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ऐसा क्यों है? तो देखें, हीलियम is 4 2, carbon is 12 6, and oxygen is 16 and 8। क्या, अच्छा पहले तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी देखिए, हीलियम की एक प्रॉपर्टी देखिए। देखिए हीलियम जो है, हीलियम एग्जिबिट्स अ ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है जिसकी वजह से इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ट्रेंडिंग वैल्यू से ज़्यादा होती हैं आपके पास। इस वजह से हीलियम पोजेसेस एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू इट्स ट्रेंड ओनली। तो इसलिए हीलियम पे एक स्पाइक आपके पास आ रही है कि वो ट्रेंड से थोड़ा सा ऊपर है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। अगर मैं हाइड्रोजन को गौर से देखूं तो हाइड्रोजन की इसकी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन में देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कार्बन को देखो तो कार्बन इज नथिंग बस बट थ्राइस मल्टीपल ऑफ हीलियम। ठीक है, अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं बिकम्स 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इट्स बिकम क्या कहते हैं व्हाटसएवर 6। और इसी तरह मेरे पास हाइड्रोजन इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ हीलियम। अगर मैं सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अगर मैं देखूंगा तो ऑक्सीजन इज अगेन अ 4 मल्टीपल ऑफ हीलियम। तो सिंस ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर मल्टीपल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दे पोजेसेस द सेम अमाउंट, द सेम फीचर ऑफ हैविंग अ स्टेबिलिटी ग्रेटर। ठीक है, अब इसका बहुत फर्दर डिटेल क्या रीजन हो सकता है इस पे हमने नहीं जाना,
हमने सिर्फ इतना समझना है कि दे हैव अ ग्रेटर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू द ट्रेंडिंग वैल्यूज। मतलब ट्रेंडिंग वैल्यूज ये चल रही हैं, हाइड्रोजन से पहले वाला यहाँ है, हाइड्रोजन के बाद वाला यहाँ है, हाइड्रोजन ट्रेंड, सॉरी ऑक्सीजन ट्रेंड से थोड़ा सा ऊपर है, कार्बन ट्रेंड से थोड़ा सा ऊपर है, एंड इसी तरह द पीक्स आर ओवर देयर। अब इसी ग्राफ में मैंने एक और चीज बना रखी हुई है। इस ग्राफ में मैंने ये एक लाइन बना रखी हुई है विच इज शोइंग फिजन, और ये एक लाइन बना रखी हुई है विच इज शोइंग फ्यूजन। ठीक है, अब पहले तो फिजन एंड फ्यूजन को रिकॉल करते हैं कि ये फिजन एंड फ्यूजन थे क्या। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस को रिकॉल कर रहे हैं। हमारे पास दो मेजर न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। एक है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन से स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन क्या है? स्मॉलर अनस्टेबल न्यूक्लियाई fuse into each other and forms a larger, more stable parent nuclei, daughter nuclei. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन जो कि सन के कोर में हो रहा है, सन के कोर में क्या रिएक्शन हो रहा है? सन के कोर में जो आपके पास रिएक्शन हो रहा है वो ये है कि इसमें आपके पास हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स, एक ड्यूट्रियम और एक ट्रीट्रियम, they fuse into each other and they make a helium nuclei, और साथ में ही एक न्यूट्रॉन निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, एक न्यूट्रॉन को क्यों हमने यहाँ पे रखा? क्योंकि इट द इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस, 2 + 3 मेक्स 5 4, इसलिए +1 यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं इसको 1 0 इस तरह करके भी लिख सकता हूँ। अच्छा, प्रोटॉन नंबर कितने हैं? एक और एक दो, और यहाँ पर आपके पास दो हैं। ठीक है, सो दिस इज अ रिएक्शन दैट इज अकरिंग एट द कोर, सन्स कोर। ये हम लास्ट चैप्टर में भी देखेंगे, रिएक्शन इन द कोर ऑफ द सन। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, क्या ये कहना इतना ही आसान है? ना। पहली चीज ये है कि इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर टू न्यूक्लियस टू फ्यूज टुगेदर, एक बात। दूसरी बात ये है कि आफ्टर दे हैव फ्यूज्ड एंड हीलियम बन चुका है, अ वेरी मैग्निफिसेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले फ्यूज होने का मतलब ही आए मिल गए ना। फ्यूज होने का मतलब ये कि भाई एक हीलियम था, एक आपके पास ड्यूट्रियम और एक ट्रीट्रियम था। सबसे पहले तो ये आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगे, दे हैव इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड। ठीक है, तो अगर मैं इनको नजदीक लाने की कोशिश करता हूं तो एट द फर्स्ट प्लेस इनके इलेक्ट्रॉन्स ही इन दोनों को रिपेल कर देंगे। ठीक है, मतलब ये कि नजदीक में स्लो स्लो ला रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो न्यूक्लियस तक जाना तो बड़ी अभी इस वक्त दूर की बात है इस वक्त। तो फॉर द फर्स्ट केस, the combining the fusing atoms nucleus should be very traveling at a very high speed, ताकि उनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करते हुए न्यूक्लियस को एक दूसरे के नजदीक लेके जाएगी। ठीक है, पहली चीज, दे नीड टू बी एट अ वेरी हाई वेलोसिटी।
टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। दूसरी बात यह है कि व्हाई डू दे रिक्वायर अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड एनर्जी। देखिए आपने सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियस थे ना इनको डिसमेंटल करना, डिसमेंटल करने के बाद यू हैव टू कंबाइन दोज न्यू न्यूक्लियन, मतलब दोज न्यूक्लियॉन्स टू फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस। तो द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल दोज ऑलरेडी बीइंग मेड न्यूक्लियस, और उसके बाद जब वो डिसमेंटल होंगे वी नो दैट कि वो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज भी होगी हमारे पास। तो दिस इज इन एंडो एंड एक्सो दोनों रिएक्शन, यहाँ पे एनर्जी चाहिए भी एंड आपके पास रिलीज भी होगी। तो मैंने कहा तीन बातें जो मैंने यहाँ पे पढ़ी। पहली बात मैंने देखी the fusing atoms should travel at a very high speed towards each other in order to overcome the electrostatic repulsion। ठीक है। दूसरी बात, the reaction requires a large amount। अच्छा, अगर ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप इसको रिज्वाइन करेगा 2 मिनट के गैप से, अभी तो खैर चल रही है। रिएक्शन रिक्वायर अ लार्ज amount of energy to dismantle parent nuclei and after the formation of daughter nuclei, a great amount of energy is released। ठीक है। अच्छा, अब द पॉइंट इज कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब फ्यूजन रिएक्शन किन के लिए फेवरेबल है। अब इसके लिए आई हैव टू गो बैक टू द ग्राफ। देखिए सारा जो काम है, चाहे वो फिजन रिएक्शन हो, चाहे वो फ्यूजन रिएक्शन हो, चाहे वो न्यूक्लियर इमिशंस हो, रेडियो एक्टिव इमिशंस हो, हमारा टारगेट एक ही स्टेबिलिटी बढ़ाना। और स्टेबिलिटी किस तरह बढ़ेगी ये चीज अभी हमें पता चल गई कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी बाय इंक्रीजिंग व्हेन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास दो पार्टिकल्स थे, वन जो कि यहाँ लाया कर रहा था ए, और वन जो कि यहाँ लाया कर रहा था लेट्स से बी, राइट। और मैंने कहा आई ट्राई टू फ्यूज ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, नहीं हो पाया, मैं ही नहीं कर पाया, दे वर नॉट फ्यूजिंग इनटू ईच अदर। तो ये फेवरेबल नहीं था इस दो पार्टिकल्स ए एंड बी के लिए, इट वाजंट फेवरेबल एट ऑल। रीजन क्या हो सकता है, व्हाई इज इट नॉट फेवरेबल, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजन कि ये पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर रहे।
लेट से प्रोवाइड कर रहा था मैंने उससे ज्यादा एनर्जी दे दी, फिर भी नहीं कर रहे थे। देखें, लेट से हो गए, फ्यूज करके, फ्यूज करके डेफिनेटली ए एंड बी एक तीसरा पार्टिकल बनाएंगे सी। अब लेट्स से कि इसका आपके पास इट वाज 66 एंड दिस वाज लेट्स से 74, ठीक है, न्यूक्लियर नंबर 66 एंड 74। तो अगर मैं कहूँ न्यूट्रॉन्स वगैरह भी इमिट आउट हुए साथ में, तो ये मेरे पास गालिबन एक वैल्यू आ गई है जो कि 130 एंड 140 के इक्वल होनी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि 138 कह लें, राइट। 138 का मतलब ये है कि ये कहीं यहाँ पर आ चुका हुआ है पार्टिकल, ठीक है। अब इस चीज को समझे कि जो आपके पास पार्टिकल ए था उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी थी, पार्टिकल बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी, मिल करके ये एक ऐसा पार्टिकल बना रहे हैं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्दर कम है। फर्दर कम होने का मतलब ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने का मतलब स्टेबिलिटी और कम हो गई। तो ऐसा रिएक्शन होगा ही क्यों जिसके नतीजे में स्टेबिलिटी मजीद कम हो रही है। रिएक्शन तो वो फेवरेबल रहेगा ना जिसके अंदर एटलीस्ट हासिल वसूल ये हो कि भाई स्टेबिलिटी गेन हो रही है, स्टेबिलिटी मजीद जा रही है, पहले से कम स्टेबल हो जाएंगे दोनों। अभी ए एंड बी आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन सी। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, इसलिए कभी भी आपके पास ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जिसके नतीजे में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रही हो। जो भी रिएक्शन होता है चाहे वो फिजन हो, फ्यूजन हो या फिर रेडियो एक्टिव इमिशन हो, मेजर पर्पस है स्टेबिलिटी, एज इन मेजर पर्पस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाना। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाना कैसे पॉसिबल है? अगर मैं आयरन से राइट हैंड साइड के पार्टिकल्स देखूंगा, एलिमेंट्स देखूंगा, तो अगर मैं इन दोनों को भी ऐड करता हूं ना तो वो रिजल्टेंट वैल्यू ज्यादा हो रही है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है मेरे पास। तो इसका मतलब है कि ऑल द पार्टिकल्स एट द राइट साइड ऑफ द ग्राफ ऑफ मतलब having a nucleon number greater than 56, they can never perform fusion reaction, क्योंकि इससे इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। हाँ, अब अगर ये वाले जो पार्टिकल्स हैं आपके पास, अगर मैं इनको देखूं, लेट्स से कि हीलियम और फॉर एग्जांपल कार्बन, इन दोनों को मैंने फ्यूज करवा दिया, हीलियम और कार्बन को फ्यूज करवा दिया, ये बन गए मेरे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंबाइन हीलियम एंड कार्बन से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यस, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ये रिएक्शन बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो बढ़ रही है हमारे पास, राइट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी हमारे पास बढ़ रही है। तो एक ही फैक्टर जो मैं यहाँ पे समझ में आया कि एलिमेंट्स with atomic mass lesser than आयरन, क्योंकि आयरन जो है ना वो एक लेबल इसलिए हो गया क्योंकि आयरन मोस्ट स्टेबल है, कैन ओनली अंडरगो। अच्छा, उसमें से भी सारे नहीं, ऐसा ना हो कि वो आयरन से पहले वाले थे और वो 56 से भी बढ़ गए, ऐसा नहीं हो सकता, सारे नहीं, बहुत कम वाले। फ्यूजन as the binding energy per nucleon would increase, ठीक है। आयरन से आगे वाले जो है उनके लिए फेवरेबल नहीं है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा रिएक्शन फिजन रिएक्शन है।
न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या है? When a slow moving neutron is bombarded, when a moving electron कह लें, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्सेट एक्स में फास्ट मूविंग डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास. व्हेन अ मूविंग न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑनटू अ वेरी वेरी large, large in terms of size and nuclear number, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के ऊपर जब एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है, वो ऑलरेडी अनस्टेबल था, हमने उसके अंदर एन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन फर्दर बढ़ा दिया. जैसे ही वो उसके अंदर जाएगा, उसको हिट करेगा, तो वो उसको स्प्लिट कर देता है इनटू टू स्मॉलर डॉटर न्यूक्लियाई. ठीक है, दिस इज रेफर्ड एज फिजन रिएक्शन. ठीक है, तो पहले इसको इन वर्ड्स लिख रहे हैं, उसके बाद इन एग्जांपल्स इसको देखते हैं. एक सेकेंड. तो मैंने कहा when a moving neutron, when a neutron is bombarded to a large radioactive nuclei. एक सेकेंड दीजिए. चलिए जी, तो अब लिख रहे थे लार्ज रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई. It splits into two daughter nuclei. ठीक है, ये फिजन रिएक्शन है. अच्छा, इसमें डॉटर न्यूक्लियाई are relatively more stable than the parent nuclei. ठीक है, the reaction releases thermal energy and gamma rays. और इंतहाई खतरनाक रिएक्शन ये भी, मतलब एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें लेसर, रिलेटिवली लेसर एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन फिर भी ज्यादा है. अब कौन से वो रिएक्शंस, कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनके लिए फिजन रिएक्शन पॉसिबल है? डेफिनेटली
डेफिनेटली ये वाले जो रिएक्शन, मतलब आयरन से पहले पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके लिए फिजन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इनके लिए फिजन रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल, अब ये टूट जाता है लेट से कार्बन और हीलियम के अंदर, तो ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो फर्दर कम हो गई है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होना कोई सा भी न्यूक्लियस बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके लिए फिजिबल ही नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कम होने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो वो ऐसा सौदा करेगा ही नहीं जिसमें स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो ये सारे जो रिएक्शंस, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, दे विल नेवर एवर एंटर फिजन रिएक्शन। फिजन कौन करेगा? फिजन वो करेगा जो कि एलिमेंट्स यहाँ मौजूद है। लेट्स से कि यहाँ पर मौजूद था मेरे पास यूरेनियम। यूरेनियम टूट करके दो मेरे पास एलिमेंट्स बनाता है, लेट्स से पोलोनियम और मोलिब्डेनम, ठीक है ना? तो वो लेट्स से लेसर मौजूद होंगे नंबर्स पे, 92 और 132 समथिंग, हाँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो लेट्स से ये टू वैल्यूज थी उसकी। तो डेफिनेटली अगर वो 235 से इस किसी वैल्यू के ऊपर आ रहा है, तो रिलेटिवली उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो यूरेनियम से ज्यादा हो चुकी हुई है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेबिलिटी गेन कर चुका हुआ है। तो यस, the electrons the elements with higher atomic number just like uranium, ये fission reaction करेंगे so that the daughter nuclei have greater amount of binding energy per nucleon। तो किसके लिए feasible है ये दो रिएक्शन? ये वाला रिएक्शन तो हम लिख रहे हैं इसका कि fission reaction is feasible for elements with very large number of nucleons। ठीक है, एग्जाम्पल यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का एक रिएक्शन में लिख करके दिखा रहा हूं। चलिए जी, नाउ वी हैव मल्टीपल रिएक्शंस। मैं उसमें से चंद एक की एग्जांपल या एक आध की एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूँ। द वन जो कि एक दफ़ा पेपर के अंदर भी आई थी, तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस यूरेनियम 235 एंड 92। इसको बम्बार्ड किया गया एक न्यूट्रॉन से, जिसको हम ऐसे 10 करके लिखेंगे। एज अ रिएक्शन इसने दो डॉटर न्यूक्लियाई हमें दिए। ठीक है, अच्छा वो डॉटर न्यूक्लियाई आपके पास कौन था? एक क्रिप्टॉन, जो कि 92 के कहीं नज़दीक था, 36 प्लस बेरियम 141 एंड 56, साथ में तीन न्यूट्रॉन्स निकले थे। ठीक है, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो मैंने कहा दिस इज यूरेनियम क्रिप्टॉन एंड बेरियम। अच्छा, अच्छा एग्जामिनर जो है ना, वो हमसे एक और चीज पूछेगा कि मार्क यूरेनियम वगैरह, क्रिप्टॉन, ये सारी चीजें। तो लेट्स से कि अगर मुझे यूरेनियम मार्क करना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आई हैव टू मार्क यूरेनियम। तो यूरेनियम को मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ मार्क किया। ठीक है, अब अगर मैं क्रिप्टॉन और बेरियम को मार्क कर रहा हूँ, तो बेरियम वाज 141 और क्रिप्टॉन वाज 92। तो मैंने इस तरह करके रिलेटिवली मार्क कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल दिस वाज यूरेनियम 235। अब वो क्रिप्टॉन और बेरियम 141
और क्रिप्टॉन 92। तो अब आप देखें पहले जो था इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी, अब बेरियम और क्रिप्टॉन दोनों की इंडिविजुअल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। ठीक है। तीसरी चीज, हमेशा इन फिजन रिएक्शन साथ में हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, न्यूट्रॉन्स वो अक्सर आपसे पूछते हैं कि फाइंड दिस वैल्यू। तो न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालेंगे? दिस हैज टू बी इक्वल, इक्वेशन बैलेंस होगी। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर लेट्स से कि मुझे मालूम करने को बोला, लेट्स से कि उसने मुझे बोला था कि दिस इज एक्स, ठीक है, और वो हमसे यहाँ पे बोल लेता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दिस इक्वेशन वुड बी बैलेंस इन ऑल टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 235 राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, 235 प्लस 1 must be equal to 92 plus 141 plus x। ठीक है। नाउ x इज द नंबर ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो मैंने कहा दिस इज 236, और ये हो जाएगा आपके पास 131 एंड 130, 231 एंड 233 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ से 3 आ जाएगी। तो देयर वर 3 न्यूट्रॉन्स जो कि इस रिएक्शन के नतीजे में अलोंग विद द एनर्जी रिलीज हुए थे, राइट। तो दीज आर द रिएक्शंस जिसके अंदर, जो कि पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, किस तरह देखते हैं हम? पॉसिबिलिटी देखते हैं थ्रू दी दी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है। चले, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स टेक्निकली ख़त्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन हमने अभी ये जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। इसकी जो मैथमेटिकल पार्ट है हमने उसको देखना है, इसकी कैलकुलेशंस देखनी है, और जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं टाइम्स। तो इन दी अपकमिंग क्लास ऑन ट्यूसडे हम पहले करेंगे दी पास्ट पेपर्स न्यूक्लियर फिजिक्स के, तो जिसके अंदर हम ये बाइंडिंग एनर्जी एंड थोड़े बहुत रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन लेंगे। एंड फिर उससे नेक्स्ट क्लास, दैट्स ऑन थर्सडे, हम मेडिकल फिजिक्स को जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो मीट यू ऑन ट्यूसडे विद दी पास्ट पेपर्स। अल्लाह हाफ़िज़।